मौजू ऐसा है कि जिसमें इस तरीके के लोग होने भी चाहिए। उर्दू न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, कॉजेज एंड सॉल्यूशंस, इतना अहम सब्जेक्ट है। मुझे लगता है कि शाम सिद्दीकी साहब से हम कहें तो वो 1 घंटा बात कर सकते हैं इस पर। हम सारे लोगों से कैसे बात करेंगे? और मैं कतई नहीं चाहता कि तकारीर हो, हम चाहते थे इस पर लिखा हुआ है, डिस्कशन हो, 2-2, 4-4 मिनट पे बातों को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए मैं चाहूँगा, वक्त पहले ही ताख़ीर हो चुकी है, मैं मिस्टर राहिल गनी साहब से, सीनियर जर्नलिस्ट से, पटना से तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा। रेहान गनी, मिस्टर रेहान गनी साहब सीनियर जर्नलिस्ट पटना से तशरीफ़ लाते हैं, मैं उन्हें दावत देता हूँ। अकरम हिशाम सिद्दीकी साहब प्रेसिडेंट हैं जर्नलिस्ट ओनर्स एसोसिएशन और जदीद मरकज़ जो है एक बहुत अहम कहना चाहिए हफ्त रोज़ा अखबार रहा है, बल्कि सह रोज़ा भी रहा है ना सर, हफ्त रोज़ा अखबार रहा है। मैं मुंबई में जब मैंने अपने जर्नलिज़म की शुरुआत की थी तब उस अखबार को पढ़ते रहे। आसिफ कहना चाहिए ख़ान साहब जो है वहाँ ज़िम्मेदार थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। आज हिशाम सिद्दीकी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मैं सर से दरख्वास्त करूँगा कि अदरा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। गज़ाली साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, मानू में बहुत मारूफ नाम है और यहाँ इस शोबे से तकरीबन तमाम असातिज़ा हों या बच्चे उनसे वाकिफ़ हैं, यूनिसेफ से जुड़े हुए हैं। मिस्टर फाजिल हुसैन परवेज़ सीरियल जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं। मिस्टर फ़ेरोज़ नकवी साहब एमिनेंट जर्नलिस्ट हैं, उनसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अदरा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। इसमें डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी आलम से दरख्वास्त करूँगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक मानू। जमा हबीब साहब मुंबई से तशरीफ़ लाते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि अदरा करम स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। और बिलाल अहमद भट्ट साहब, तो आप ये कह रहे हैं कि इनको अगले सेशन में आप इंक्लूड कर लें। लेकिन बेटा ऐसा है कि आपने उनका नाम शाया किया है, वो दोनों 2 बजे से यहाँ बैठे हैं, तो मैं कहता हूँ कि थोड़ी बात हो जाए, लेकिन उन लोगों को आना चाहिए। जमा भाई आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आइए, अरे कोई दुश्वानी। और बिलाल साहब आपसे भी दरख्वास्त है कि आ जाएं। बस यही होगा कि 2 मरतबा बात करने की बजाय 1 ही मरतबा में हम जो इसको ख़त्म करें। लेकिन जो जिनके नाम पहले से हैं, बिलाल साहब, अच्छा राजा मोहिउद्दीन, जी जी जी, राजा मोहिउद्दीन साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी इस स्टेज पर तशरीफ लाएं। इन्होंने उतनी चेयर नहीं लगाई है जितना नाम रखा है। अच्छा, राजा मोहिउद्दीन साहब का भी नाम शुरू से है, मतलब कम किसका हुआ था जो नए लगाए गए। आइए आइए, आ जाइए, आ जाइए। अब ये है कि साहबान, बहुत तमहीदी बात ना करते हुए मैं चाहूँगा कि गुफ्तगू का आगाज़ किया जाए। बात है कि उर्दू अखबारात हों या चैनल्स, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसकी अगर हालत ख़राब है तो क्यों ख़राब है और उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। चैनल्स का तो मामला ये हुआ कि साहब एक चैनल था आपका ETV उर्दू, जो अब बंद हो चुका है। बाद में वो TV 18 हुआ, उस TV 18 चैनल को जो है अब वो जम्मू एंड कश्मीर कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर लद्दाख कर दिया गया और उससे उर्दू हटा ली गई है, वहाँ हिंदी में वो पूरा चैनल चलता है। तो अब उर्दू ज़बान का उस तरीके से कोई बाकायदा चैनल है नहीं, ख़ास तौर से न्यूज़ या ऐसा चैनल जिसमें व्यूज़ न्यूज़ दोनों चीज़ें होती हो, ऐसा कोई चैनल है नहीं। बात आती है अखबारात की, और बात है कि अब जो सोशल मीडिया के हवाले से बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वजूद में आए हैं उसकी बात होती है। मैं चाहूँगा कि एक ऐसे ज़माने में जब अखबारात की बात हम कर रहे हैं, न्यूज़ प्रिंट के महंगा होने के बाद, एक अखबार जो आपका 8-10 सफ़े का, उर्दू में अखबारात इनकलाब जो बहुत ज़्यादा निकालता है तो कभी 12 सफ़ात का अखबार होता है या कभी 16 सफ़ात हो जाते हैं, उससे ज़्यादा का नहीं।
तो न्यूज़ प्रिंट के महंगा होने के बाद और आपकी जो एडिटोरियल कॉस्ट जो कहना चाहिए बढ़ने के बाद उर्दू अखबारात के लिए बेपनाह मुश्किल हो गया है कि अखबार सिर्फ फरोख्त करके अपने अखबार को चलाया जा सके। इश्तिहारात हम देखते हैं कि उर्दू अखबारात में किस किस्म के इश्तिहारात होते हैं। ऐसे में क्या वजूहात हैं कि ये उर्दू अखबारात उस तरीके से पनप नहीं पा रहे हैं। अभी एक सेशन पहले मैं बात कर रहा था कि मुंबई जहाँ पे बहुत अच्छे अखबार, इनकलाब वहीं से शुरू हुआ 1938 में, उसके बाद 1937 में हमारा हिंदुस्तान शुरू हुआ, उसके बाद उर्दू टाइम्स जो है, उर्दू टाइम्स के बाद फिर कहना चाहिए सहारा आया। बहुत सारे अखबारात वहाँ से एक साथ, सहाफ़त अभी निकल रहा है, बहुत सारे अखबारात निकलते हैं। वहीं के एक अखबार की मैं सूरत हाल बता रहा था कि वहाँ 12 महीनों से तनख्वाह नहीं हुई है। वो सहाफ़ी काम कैसे कर रहे हैं मैं मतलब वही जानते हैं, वो सहाफ़ी जानते हैं। 12 महीनों से तनख्वाह नहीं हुई है और उसका मालिक जो है वो ऑडी कार में घूमता है। ये तजाद है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या वजूहात हैं क्यों उर्दू अखबारात इस तरीके से कमज़ोर हो रहे हैं फाइनेंशियली? और अगर ये कहना चाहिए पहले एक तो वजूहात सामने आ जाएं, फिर हम कोशिश करें इस पैनल के ज़रिए अगर कोई सोल्यूशन, उसका कोई सद्देबाब हमारे सामने आए तो कहना चाहिए उस पर बात हो। मैं सबसे पहले हमारे दरमियान सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, हिशाम सिद्दीकी साहब से दरख्वास्त करूँगा कि अज़राए करम आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हो कि ये जो मसाइल हैं, जो कहना चाहिए फाइनेंशियल दुश्वारियाँ हैं उर्दू अखबारात के साथ, वो दुश्वारियाँ हैं क्यों, और अगर उसका कुछ हल हो सकता है तो क्या हो सकता है? मैं ये कह रहा था कि उर्दू अखबारों के जो माली हालात ख़राब हैं, इसकी पहली वजह तो है खुद को उर्दू वाला कहने वालों की बेहसी। और ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ अपने शहर में, लखनऊ में, बम्बई में, इवन हैदराबाद में और बहुत सारी जगहों पर, कि जो उर्दू के दावेदार हैं और कहते हैं साहब, हमेशा चीखते हैं कि उर्दू के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। इन दावेदारों में से इतनी बड़ी तादाद में लोग बिल्डर बन गए हैं, दूसरे तिजारतें करते हैं। अगर वो लोग 2-2 हज़ार रुपये महीने का अखबार का इश्तिहार देने लग जाएं उर्दू अखबारों को, तो शायद मसला हल हो जाए बहुत हद तक, लेकिन नहीं देते हैं। अब मैं बताऊं, हमारे लखनऊ में जो सबसे बड़ा बिल्डर है आजकल, वो भी इत्तेफाक से उर्दू वाले कहते हैं कि हम उर्दू के बड़े, हम वो हैं, अक्सर कहा करते थे उर्दू के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। दूसरी एक बात है, मीडिया में हमारा कोई नहीं है। तो हमने एक बात मैं उनसे पूछा कि भाई आप मीडिया में आपका क्यों हो, आप मीडिया के लिए क्या करते हो? दोनों बातें हैं, मीडिया आपका गुलाम नहीं है। और उन साहब जैसा हमेशा होता है कि बड़े बिजनेसमैन या बिल्डर के पीछे गवर्नमेंट और पुलिस वाले भी या कभी और कोई एजेंसी बिलावजे के चीज़ें निकालते हैं। तो जब ऐसा कुछ होता है तो सिफारिश के लिए हमारे ही पास आते हैं, या हम जैसे किसी दूसरे उर्दू अखबार न्यूज़ के पास जाते हैं। लेकिन अगर उनसे आप कहिए कि आपकी कंपनी का इश्तिहार टाइम्स ऑफ इंडिया में और दैनिक जागरण जैसे अखबार में एक एक पेज, 2-2 पेज छपता, तो हमारे उर्दू अखबारों में क्यों नहीं छपता है? तो उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि असल में बात यही साहब भाई, क्या करें, देना तो चाहते हैं लेकिन वो हमारा जो क्लाइंटेज है वहाँ तक उर्दू अखबार नहीं पहुँचता। उर्दू अखबार छपने से हमारे बिल्डिंगें बिकती नहीं हैं। तो हमने कहा अगर आपका बिल्डिंग नहीं बिकती है उर्दू अखबारों छपने से, तो जब आपको पुलिस तंग करती है तब तो मैं होता हूँ ना, फिर तो टाइम्स ऑफ इंडिया और जागरण का एडिटर नहीं खड़ा होता है आपके लिए। भाई कोई तो कंसिडरेशन आइदर वे, या तो आप ये मान लो कि हाँ हमारा बिजनेस बढ़ता है, या ये मान लो कि हमारा सपोर्ट है। मैं बम्बई एक कॉन्फ्रेंस में गया था, शायद सरफराज साहब बैठे हैं, ये भी उर्दू अखबार निकालते हो, इसी मुश्किलात से सफ़र करते हैं ये भी। तो वहाँ पर हमने एक साहब से कहा था जो अंजुमन इस्लाम के चेयरमैन हैं, उनको हमने कहा था, हमने कहा डॉक्टर साहब आप लोग बम्बई में बहुत पैसे वाले डॉक्टर भी हैं, इंजीनियर भी हैं और बिल्डर भी हैं, आप लोग उर्दू अखबारों को सपोर्ट करिए। मैं कह रहा हूँ अगर आपका इश्तिहार देने से आपका बिजनेस नहीं बढ़ता है तो हालात इतने ख़राब है, कभी दंगा फसाद हो, कर्फ्यू लगेगा, तो उर्दू अखबार का रिपोर्टर, उसके पास कार्ड होगा तो कम से कम वो जाके आपकी खैरियत तो ले आएगा कि आप जिंदा हैं, कि आपको घर जला दिया, कि आप मर गए। कुछ तो कंसिडरेशन करिए ना, कहीं नहीं करते हैं।
अब सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि पिछले जो 7-8 साल से सुबह से कई बार बात आई 8 साल की हुकूमत, 8 साल की हुकूमत। इस हुकूमत में ये हो गया है, जो इश्तिहार का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता था, सरकारी और गैर सरकारी दो, खैर गैर सरकारी तो मैंने बता दिया कि लोगों में जहन नहीं है। सरकारी इश्तिहारात का ये हाल है कि एक 26 जनवरी, एक 15 अगस्त, एक 2 अक्टूबर, ये 3 अखबार जो गली कूचे के भी निकलते थे, शायद साल में 1-2 बार छपते हों, उन तक को जाता था। इस गवर्नमेंट ने वो भी बंद कर दिया है, खास करके उर्दू अखबारों में बिल्कुल नहीं जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, और कोई सुनवाई नहीं है कहीं। तो अखबार तो तब सर्वाइव कर सकता है जब उसको लोग सपोर्ट करें। अगर गवर्नमेंट नहीं करती है तो फिर उस ज़बान के दावेदारों में इतना जज्बा होना चाहिए। मैं इसको हिंदू मुसलमान नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमानों को होना चाहिए, बट जो लोग कहते हैं साहब हम उर्दू के दावेदार हैं और उर्दू का बड़ा होना चाहिए, तो कम से कम उन लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए। नहीं होता है। एहतशाम में ये कर रहे थे कॉन्फ्रेंस, इसमें कुछ माली मदद मिल जाए कुछ लोगों से, वो जानते हैं, अल्लाह जानता है किस तरह परेशान हुए हों, कहाँ से दौड़ भाग करी गई है, तो की है तब जा कर के ये हो गया। तो ये जो एक बेहिसी का एक जज्बा है, ये जज्बा कहेंगे, ये एक बेहिसी का आलम है उर्दू के हमदर्द या उर्दू के दावेदार कहने वालों का, ये किस तरह ख़त्म हो, इस पर गौर करने की ज़रूरत है। कभी मौका होगा, इस पर कहीं सब लोग बैठेंगे तो आपस में बात की जाएगी कि भाई इसको कैसे इन लोगों को चोट किया जाए। नहीं, कोई चीज़ क्या है, सीधी बात है कि इश्तिहार मिले या कोई मदद करे। अब मैं तो निकाल रहा हूँ अखबार में, बहुत सफाई से कह रहा हूँ, कुछ लोग शायद नहीं कहते होंगे, हमारा तो हफ्तेवार अखबार, उससे पहले मैं एक उर्दू डेली एक अखबार में काम करता था, तब अज़ाइम अखबार था जो लखनऊ से अकेला उर्दू अखबार था। एक ज़माना ये था कि सरकारों में बैठे लोग, खास करके कई चीफ मिनिस्टर साहबान बुला के पूछते थे कि भाई क्या हो रहा है तुम्हारे अखबार का। नहीं साहब बहुत दिक्कत है, इश्तिहार नहीं है ना। तो कई लोग तो बाकायदा मदद करते थे पैसे से, और ऐसी मदद करते थे। एक चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ यूपी में गुजरे, वो तो बाकायदा जिनकी हमदर्दी उनको थी उर्दू अखबारों से, उनको बुला के पूछते थे इस महीने का तुम्हारा खर्चा कितना है और कितना आया है इश्तिहार से, जो कम हो हमसे ले जाओ। ये तो अब नहीं हो रहा है। अब जो लोग सरकार में बैठे हैं तो वो तो बजाय उर्दू को ज़रा भी बढ़ाने के दफन करने की बात सोचते हैं। तो ये मुसीबतें हुई हैं कि ये दो ज़रिए हैं, 3, एक हुकूमत की सपोर्ट हो, दूसरा समाज में जो लोग उर्दू के दावेदार अपने आप को कहते हैं उनका सपोर्ट हो, और तीसरा आप पढ़ें ना पढ़ें, अगर आप अंग्रेज़ी का, मलयाली का, तेलुगु का अखबार ख़रीदते हैं तो साथ में एक उर्दू अखबार ख़रीदिए, भले वो रद्दीम जाए आपके घर में आकर के, लेकिन आप ख़रीदें। वो नहीं करते हैं लोग। उर्दू अखबार ख़रीदते हैं, हमने आप जैसा कहा पहले कि अगर चायखानों में उर्दू अखबार ना जाएं और ना पढ़ें इतने ज़्यादा तादाद में, तो शायद उतना भी सर्कुलेशन मुमकिन न रह जाए। अब एक चीज़ और, मैं एक मिनट टाइम लगेगा, एक बहुत बड़ी साजिश हुई। मैं साजिश के तो कई लोग बड़े खुश होते हैं, कई लोग बड़े फ़ख्र से कहते हैं, हमारे बड़े दिल्ली में बैठे 2-3 मुस्लिम दानिश्वर जिनको कहा जाता है, एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि साहब मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ 2 लोगों का, एक जागरण के मालिक का और एक राष्ट्रीय सहारा के, कि उन्होंने उर्दू अखबार निकाला। मैंने उनसे कहा आप गलतफहमी में हैं, इन दोनों लोगों ने उर्दू का नुकसान किया है और ये औसाफत का नुकसान किया है। इन दोनों लोगों ने उर्दू का अखबार इसलिए अपने साथ लगाया है कि इनका जो एडवर्टीज़मेंट, इनके पास तो बहुत एडवर्टीज़मेंट हैं हिंदी में या दूसरी ज़बान में, अपनी ज़बान में, तो उसमें उर्दू जब शामिल कर लेते हैं तो उसका रेट इनका बढ़ जाता है। और परफॉर्मेंस के आलम यह है कि मैं देखता हूँ राष्ट्रीय सहारा भी और इनकलाब भी, मुसलमानों के मसाइल से मुतालिक जो खबर सहारा और दैनिक जागरण के उस इनकलाब के पहले सफ़े पर छपती, बहुत नुमाया करके, बल्कि भड़काने वाली, वो खबरें जागरण के में हिंदी में और राष्ट्रीय सहारा हिंदी में छपती ही नहीं है। छोटी बड़ी तो छोड़ दीजिए आप। तो अगर कोई खबर है तो खबर अंग्रेज़ी के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है, उर्दू के लिए भी है। नहीं, वहाँ ये है कि ये मुसलमानों को ये पढ़ाना है। और एक अखबार ने तो वो इसी टाइप का, सहारे का मैं नाम ले रहा था उर्दू का, उत्तर प्रदेश का कम से कम मैं जानता हूँ जितनी खानकाहें हैं, जितने मज़ारात हैं, उनमें जो उर्स होते हैं सालाना, उनका वो बहुत लंबा इश्तिहार ले लेते हैं
जो मिलना चाहिए था कायदे से जिन्हें उर्दू अखबारों को, लेकिन वो सब उनमें जाते हैं। तो ये जो लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर दिया इन दो लोगों ने उर्दू का अखबार, नहीं, बिल्कुल नहीं किया है, नुकसान किया है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं इन पर अगर हम लोग गौर करें और थोड़ा इस पर बैठ के एक लंबी कॉन्फ्रेंस हो और सोचा जाए कि कैसे लोगों को बेदार किया जाए, जो लोग उर्दू के दावेदार हैं, कि भाई आप अखबार खरीदिए भी, और जो भी आपकी सकत हो तो आप इश्तिहार दीजिए या दूसरी तरह से मदद करिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। खामी तीनों जगह बताई गई। एक तो ये कि इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं, दूसरी बात ये हुई कि उर्दू वाले ख़ुद अखबार पढ़ नहीं रहे हैं, सरकारी इश्तिहारात भी नहीं मिल रहे हैं, कमर्शियल इश्तिहारात भी नहीं मिल रहे हैं जो कंपनी से मिला करते थे। मैं कहना चाहिए अगर उर्दू का कारी पढ़ना भी चाहे, आप बात कर रहे थे इनकलाब की, एक ज़माना आया था कि इनकलाब में मालिकान ने कहा था, जिस वक्त इनकलाब अब्दुल हमीद अंसारी फैमिली के कहना चाहिए अंडर में था, उस वक्त ये बाकायदा कहा गया कि इससे ज़्यादा अखबार शाया नहीं करना है, इसलिए कि जो न्यूज़ प्रिंट छपती है वो आपके इश्तिहारात अगर उतने नहीं मिले तो आप अपने जेब से तो पैसा दे नहीं सकते। तो दूसरे अखबारात का भी यही मामला है। मैं उस हवाले से चाह रहा था कि अगर क़ारीन पढ़ना भी चाहें, ज़्यादा भी हो गए, तो जो हमारा कहना चाहिए हमारा जो खर्च है, क्या अफोर्ड कर पाएंगे उर्दू अखबारात उस वक्त? जी, यही मैं कह रहा हूँ कि जब सर्कुलेशन, अगर हम कह रहे हैं कि सर्कुलेशन ये लोग नहीं पढ़ते, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर लोग ज़्यादा पढ़ेंगे तो अखबारात का नुकसान बढ़ेगा। तो शायद लोगों को पढ़ना चाहिए, ये एक चीज़ तो है, लेकिन इश्तिहारात जो है एक बहुत अहम चीज़ है। मैं चाहूँगा कि हमारे दरमियान एक सीनियर जर्नलिस्ट जो है रेहान गनी साहब पटना से तशरीफ़ लाते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि क्या सोल्यूशन आप देखते हैं। बात तो बहुत इत्मीनान से ये हो गई कि क्या सूरत हाल है उर्दू अखबारात की और इश्तिहारात जो सरकारी नहीं मिल रहे हैं, तो सरकारी इश्तिहारात को हासिल करने के लिए वो मुस्लिम लीडरशिप या वो बड़े लोग जो आपके पास आते हैं जब उनको के हालात ख़राब होते हैं, उनसे किस तरीके से रुजू किया जाए? मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मौजू बहुत उम्दा है लेकिन बहुत ही वसी भी है और घंटों इस पर गुफ्तगू करके भी शायद मसाइल हम का हल न निकाल सकें। मैंने जहाँ तक जायज़ा लिया है उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ है कि उर्दू अखबारात के जो मसाइल हैं वो दो तरह के हैं। एक तो उन अखबारात के मसाइल जो कॉरपोरेट सेक्टर से निकलते हैं और दूसरे वो जो इनफरादी मिल्कियत में निकलने वाले अखबारात हैं। इन दोनों अखबारात के जो माली परेशानियां हैं वो बिल्कुल अलग अलग हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ रियासतों से जो उर्दू अखबारात निकल रहे हैं वो रियासतों के हालात के मुताबिक उनके मसाइल भी अलग हैं और जो मसाइल हैं उन्हें हल करने के तरीक़े भी अलग अलग होंगे। मेरा ताल्लुक़ चूँकि बिहार से है और मैं अवामी न्यूज़ से वाबस्ता हूँ, शोबे अदारत से। जहाँ तक बिहार का ताल्लुक़ है, दूसरी रियासतों में तो क्या मसाइल हैं वो उस रियासत के लोग जानते होंगे, लेकिन बिहार में जो उर्दू अखबारात के मसाइल हैं वो बिल्कुल मालिकान से जुड़े हुए हैं। आपको शायद यकीन न हो कि बिहार में तकरीबन 43 या 44 रोज़नामा अखबारात निकलते हैं और इन तमाम अखबारात को, ये सब बिहार गवर्नमेंट से अप्रूव्ड हैं और उन्हें सरकारी इश्तहारात मिलते हैं। इनमें 4-5 अखबारात ऐसे हैं जिन्हें आप यकीन जानिए कि उनको महीने में 10 लाख से 50 लाख रुपए तक के इश्तहारात मिल जाते हैं। तो यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि ये जो अखबारात हैं उसमें जो वर्किंग जर्नलिस्ट कारकुन सहाफ़ी हैं, उनके माली इस्तेहकाम, जो अदम इस्तेहकाम है उनका, उस पर भी तो हमको गुफ्तगू करनी चाहिए। आप यकीन जानिए कि बिहार में जो अखबारात निकल रहे हैं उसमें 4-5 अखबारात अरबपति हैं, उनके मालिकान अरबपति हैं और वहाँ जो बछावत कमीशन या जो उजरत कमीशन सहाफ़ियों के लिए बनाई गई है वहाँ नाफिज नहीं है। बिल्कुल वो तयशुदा एक तनख्वाह है। ये बात सही है कि उन्हें वक्त पर तनख्वाह मिल जाती है, लेकिन वर्किंग जर्नलिस्ट को कोई सहूलत हासिल नहीं है। ये भी एक बड़ा मसला है।
मैंने जहाँ तक बिहार के अखबारात का जायज़ा लिया है उसमें मैंने यह महसूस किया है कि वहाँ माली अदम इस्तेहकाम ज़रा भी नहीं है। दूसरी रियासतों में हो सकता है। बिहार गवर्नमेंट इतना इश्तहारात दे देती है कि आप सर्वे कीजिएगा तो तमाम मालकान वहाँ के जो उर्दू अखबारात के मालकान हैं वो करोड़पति नहीं अरबपति हैं, बाज़ करोड़पति हैं, बाज़ अरबपति हैं। और सर्कुलेशन ये 45 अखबारात का जो मैंने ज़िक्र किया तो तमाम 45 अखबारात को भी वो मुझ पर इल्ज़ाम लग जाएगा घर का भेदी लंका ढाए, लेकिन मैं आप यकीन जानिए कि जो 43-42 अखबार का जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ शायद 42-43 तमाम अखबारात का मिला करके भी सर्कुलेशन नहीं होगा। मैं पहले एक अखबार से जुड़ा हुआ था, नाम नहीं लूँगा। उसका पहले वो कीमत उसकी 2 रुपये थी, फिर 3 रुपये कर दी गई, फिर एक आध साल के बाद 2 रुपये कर दी गई। मैंने कहा कि भाई ये क्या हुआ, क्यों कम कर दी गई? तो पता ये चला कि जीएसटी लगने अब तो अखबारात पर लग गया है, तो ये सर्कुलेशन इन्होंने दिखाया है अखबार ने 70,000, छापते हैं 5,000, तो 70,000 3 रुपये के हिसाब से जब आप रोज़ाना का जब ये करेंगे तो आप उसको 70 और 3 से गुना कर दीजिए, कितनी आमदनी हो गई, तो उस पर जीएसटी लग रहा है। अब 1 रुपया जब ये कम कर देंगे तो 2 रुपये के हिसाब से जानते हैं 70 के हिसाब से उसको कीजिएगा तब जीएसटी तो कम हो जाएगा। तो ये जो मकड़ जाल है वहाँ के उर्दू अखबार के मालिकान का, सबसे पहले तो उस पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि जब मालिकान कमा रहे हैं तो वहाँ वर्किंग जर्नलिस्ट जो कारकुन सहाफ़ी हैं उनकी तनख्वाह वेज बोर्ड के मुताबिक क्यों नहीं है। न सिर्फ वेज बोर्ड के, सिर्फ एक अखबार बिहार में था 1981 में निकला, कौमी आवाज़ नेशनल हेराल्ड ग्रुप का अखबार था, 1981 में निकला और 1992 में बंद हुआ। वो पहला अखबार था बिहार का अब तक का जिसने कारकुन सहाफ़ियों को तमाम तर सहूलतें दी, हर तरह की सहूलतें दी, छुट्टी की सहूलतें दी, तनख्वाह का बाज़ाब्ता पे स्केल किया, डीए वीडीए देता था, वो वेरिएबल डीए था। उसके बाद कोई उजरत बोर्ड नाफिस नहीं है बिहार में कम से कम। तो एक बड़ा मसला जो है जो उसको हल करना चाहिए मेरे ख्याल में, मैं चूँकि खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ और वर्किंग जर्नलिस्ट का दर्द मुझे है, तो सबसे पहले इस पर गुफ्तगू करनी चाहिए कि मालिकान जब अरबपति और करोड़पति हो रहे हैं तो वर्किंग जर्नलिस्ट को, कारकुन सहाफ़ियों को तनख्वाह तो स्केल के मुताबिक मिलनी ही चाहिए, इस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी जी जीएसटी अखबार की बिक्री पर नहीं है जी, अखबार के लिए जो न्यूज़ प्रिंट खरीदा जाता है उस पे है। बहरहाल वो जो भी है उसमें जो फ़ायदा उनको पहुंच रहा है, इसके लिए उन्होंने जो कीमत बढ़ाई थी और उसके बाद, हाँ ये बात सही है कि शाम साहब ने कहा कि जो न्यूज़ प्रिंट जो ख़रीदा जाता है उस पर जो जीएसटी का मामला है वो है। बहरहाल दो कहना चाहिए मुतफरिक बातें यहाँ पे आई। एक तो ये कि मालिकान कमा रहे हैं, ये बिहार की सूरत हाल हो सकती है, ये बिहार की सूरत हाल हो सकती है। हम महाराष्ट्र में कहना चाहिए जिन अखबारों को देखते हैं तो हम उस हवाले से ये नहीं कह सकते कि मालिकान बहुत कमा करके नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वहाँ पे भी ये सूरत हाल है हो कि वो खुद कमा रहे हैं और वो उस तरीके से ना दे रहे हों। इनकलाब जो है वो एक सहाफ़ी का ही अखबार था, अब्दुल हमीद अंसारी, वो किसी कहना चाहिए कोई नवाब का या किसी पॉलिटिशियन का या किसी ऐसे आदमी का अखबार नहीं था। गुलाम खान आरजू साहब ने जब हिंदुस्तान शुरू किया वो भी एक जर्नलिस्ट थे, उन्होंने उसको शुरू किया। इनकलाब बाद में मिड डे शुरू करता है, एक उर्दू अखबार एक बड़े अंग्रेज़ी अखबार को जन्म देता है। उसके साथ ही गुजराती मिड डे जो गुजरात का सबसे बड़ा अखबार जो हो सकता है वो होता है, वहाँ से एक रेडियो चैनल शुरू होता है। तो अगर हम इसके फाइनेंस पे बात करें तो मुझे लगता है कि अगर प्लानिंग हो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उर्दू का अखबार जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता। हैदराबाद में सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ है। यहाँ पे जो 3-4 बड़े अखबारात हैं हम ये देखते हैं कि ये बड़े लोगों ने लिखा, ऐसे लोग इसको चला रहे हैं जो फाइनेंशियली बहुत स्टेबल रहे हैं। यहाँ की सूरत हाल क्या है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे हैदराबाद से कौन जर्नलिस्ट हैं। अगर वो उस हवाले से आप
फाजिल हुसैन परवेज साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा कि हैदराबाद की क्या सूरत हाल है। अच्छी बात यह है कि हैदराबाद के बाद हमारे पास कश्मीर से भी एक साहब है, तो हम कोशिश करेंगे कि दो चार जो उर्दू के अच्छे रीजन हैं हर जगह से जो एक कहना चाहिए व्यू पॉइंट आ जाएगा। मैं फाजिल साहब से दरख्वास्त करूंगा कि हैदराबाद की क्या सूरत हाल है उस पर कहना चाहिए इज़हार ख्याल करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले रैन गनी साहब की ख़यानत की 100% तायद करता हूँ, इत्तेफाक करता हूँ। मैं भी वही बात कहना चाह रहा था। उर्दू अखबारात की हालात ख़राब हो सकती है, मगर उर्दू अखबार जो चला रहे हैं उनके मालिकीन की हालत माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और कोई एक नाम ऐसा नहीं है। अभी मैं 20 साल रहनुमा दक्कन में काम किया हूँ। अभी गुज़िश्ता साल वक़ार साहब का इंतकाल हुआ, उसके एडिटर साहब का, तो उनके जो है कोई वारिस नहीं थे। 280 करोड़ की प्रॉपर्टी अरे गरों ने खा ली, और नोटबंदी और कुछ उनकी प्रॉपर्टी जो बिकी थी 20 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी जो उनके देखभाल करने वाले के पास चली गई। हम रिक्वेस्ट करते रहे कि साहब एक ट्रस्ट बनाइए, आप एक ट्रस्ट बनाइए, कॉर्पस फंड से उसको वो कर दीजिए आप, ताकि जो है उससे आपके बाद भी जो है, क्योंकि आपके बाद कोई वारिस नहीं था, उसके बाद भी अखबार चलता रहा। क्योंकि जैसा मैं 20 साल लगा था, तो मैं अपना अखबार गवाह निकाल रहा हूँ, मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसकी वजह से मैं अखबार निकाल सकता हूँ। तो हाँ जनाब, आज करेंगे कल करेंगे। मैंने उन्हें ये सजेशन भी दिया था कि जैसा दल बदली जैसा होती है, अखबार से भी मुलाजिमिन एक अखबार से दूसरे अखबार चले आते हैं, तो मैंने उनसे कहा था कि आप जब भी कोई मुलाजिम को लेंगे, आप अल्लाह ने आपको काफ़ी नवाजा है, काफ़ी प्रॉपर्टी है, काफ़ी ज़मीनात है, आप एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दीजिए, आप फ्लैट सिस्टम कर दीजिए, आप अपने मुलाजिमिन को जो है माहाना किराए पर उसकी कीमत वसूल कीजिए। वो जब तक वो इंस्टॉलमेंट देते रहेगा, 20 साल 25 साल गुजर देंगे, किराया भी हो जाएगा, उसके ज़ाती मिल्कियत हो जाएगी। वो ज़ाती फ्लैट के आस में वो आपकी नौकरी नहीं छोड़ेगा, आपसे बेवफाई नहीं करेगा। घर, बच्चों की तालीम और सेहत तीन ही अहम चीज़ें हैं। तो इस बच्चों की तालीम देखिए आप, मैं आपसे ये अगर ये कहूँ कि जैसे एक बात आ गई कि मालिकान जो है वो उर्दू सहाफ़ियों को उस तरीके का रेम्यूनरेशन जो उनको उजरत मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे, तनख्वाह नहीं दे रहे, ये एक बात हो गई। क्या इसका ताल्लुक उर्दू अखबारात की इंस्टेबिलिटी से है? नहीं साहब, देखिए लेस सर्कुलेशन मोर प्रॉफिट, ये हमारे पास ये नज़रिया है हमारे पास। जो अखबार कम छपता है उसकी आमदनी ज़्यादा होती है। अब तो खैर न्यूज़ प्रिंट बिकरा नहीं बिकरा कोई आइडिया नहीं है, मगर यह है कि जैसा अभी किसी ने बताया कि ज़्यादा सर्कुलेशन, बाज़ अखबार ऐसे हैं जो ए ग्रेड में आ सकते थे, मगर ए ग्रेड में आने के बाद उनको सैलरीज भी बचावत के तहत करनी थी, तो उन्होंने क्या है अपने आप को फिर सी ग्रेड में ला लिया। तो अगर ये होता तो इश्तहारात वो ऑटोमेटिक जो बड़े बड़े इदारे हैं उनके, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर का हो या गवर्नमेंट का हो, तो खुद ब खुद आपको इश्तहारात मिलते थे। आज सियासत है, सियासत और जैसा आपके बॉम्बे में इनकलाब है, सर्कुलेशन के लिहाज से ABC सर्कुलेशन के लिहाज से मुनसिफ नंबर 1 अखबार है, मगर सबसे ज़्यादा इश्तहारात सियासत में आते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी मार्केटिंग बहुत अच्छी है, उनकी लॉबिंग बहुत अच्छी है, और असल लॉबिंग है। आप जैसा आपने बताया कि बिल्कुल 5000 अखबार नहीं छपता। अगर आप जो पार्लियामेंट की रिपोर्ट या यहाँ के रियासती असम्बलियों की अगर आप रिपोर्ट देखेंगे, ऐसे ऐसे अखबार को लाखों रुपए के इशारा जारी होते हैं जिनका हमने नाम नहीं सुना कभी। तो ये जो है अखबारात, कोई अखबार अनस्टेबल नहीं है। हैदराबाद में इश्तिहारात गवर्नमेंट की तरफ से जारी होते हैं, बिल्कुल जारी होते हैं और अच्छे खासे जारी होते हैं। अभी हाल ही में मैं समझता हूँ कि 2 महीने के अंदर हर अखबार को, हर उर्दू अखबार को, चाहे वो 500 छपता हो, उसको जो है कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की इश्तिहार जारी हुए। कम से कम 1-1 करोड़ रुपए की इश्तिहार जारी हुए, सिर्फ ये 2 महीने के अंदर बता रहा हूँ। गवर्नमेंट इश्तिहार, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी। तो ये जो है एक ही रिक्वेस्ट है कि ये जो हमारे, जो मैं भी अखबार को चला रहा हूँ, एक मैनेजमेंट चला रहा हूँ, तो ये जो है अगर जैसा हाकिम की नीयत का असर मुल्क पर पड़ता है, अगर मालिक की नीयत अगर अच्छी है, बांट के खाने की आदत है,
अगर उसको एहसास है कि मेरे घर में भी चूल्हा जलता है, मेरे मुलाजिम के घर में भी चूल्हा जलता है, तो उसको बरकत भी होती है और वो भी होती है। शुक्रिया। काफ़ी मुतज़ाद बातें सामने आ रही हैं। ख़ास तौर से मुझे तो लगा था कि शायद मुंबई या उसके अतराफ़ में जो सूरत हाल या दिल्ली में जो सूरत हाल है वही मुल्क के दीगर हिस्सों में होगी, लेकिन बिहार और हैदराबाद यहाँ से तो ये ख़बर आ रही है कि यहाँ से इश्तहारात तो गवर्नमेंट के अच्छे खासे मिलते हैं, दूसरे इश्तहारात भी मिलते हैं, लेकिन ये कि जान करके सर्कुलेशन कम रखा जाता है ताकि कम अखबारात बेच करके ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाए। मैं यहाँ फ़िरोज़ नकवी साहब तशरीफ़ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि आपके क्या तजुर्बात हैं इस हवाले से। अगर पैसा मिल रहा है तो फिर उर्दू सहाफ़त क्यों पिछड़ रही है? शुक्रिया। अभी दो तरह के बातें आई, अलग अलग हिस्सों के अलग अलग तजुर्बात हैं, लेकिन हम अगर रूट कॉज की बात करें, जड़ में जाने की कोशिश करें, तो हमें ये कहने में बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं है कि उर्दू अखबार ने अपना मेयार भी गिराया। एक दौर वो था, बचपने में मैंने देखा है कि जब कौमी आवाज़, नेशनल हेराल्ड और नवजीवन निकलते थे, उस दौर में पीके तिवारी जी मौजूद हैं और उनको तजुर्बा है कि काफ़ी ऐसी खबरें होती थी जो कौमी आवाज़ से नेशनल हेराल्ड ट्रांसलेशन कराया करता था, नवजीवन ट्रांसलेशन कराया करता था। इसका उल्टा भी होता था। लेकिन आज हम क्या अपने लिए वो मुकाम महफूज रख पाएँ कि हमारी खबरों को अंग्रेज़ी का कोई अखबार उठाए, हिंदी का कोई अखबार उठाए? तो पहला मसला तो ये हो गया। दूसरी बात, हिसाम साहब ने कहा कि जितना ज़्यादा बिकेगा उतना घाटा होगा। बेशक अगर रेवेन्यू मॉडल नहीं है, उसको एडवर्टीज़मेंट नहीं मिल रहे, तो जितने का न्यूज़ प्रिंट होता है और प्रिंटिंग की लागत होती है, अखबार उससे आधी से कम कीमत में बिकता है कमीशन एजेंट का निकालने के बाद, तो वो घाटा बढ़ना है। और उर्दू अखबारात ने जो एक नेक्सस डेवलप किया वो भी जिम्मेदार है। आज आप गौर करें, 2 साल पहले की रिपोर्ट पर, इधर तो थोड़ा 75,000 सर्कुलेशन से ऊपर का अखबार बिग न्यूज़पेपर कैटेगरी में आता है। अब 2 साल पुरानी रिपोर्ट देखिए, 74,500, 74,450, 74,320, ये सर्कुलेशन फिगर आपको क्या बताते हैं? ये नए शुबहात पैदा करते हैं, यानी हमारी नीयत साफ नहीं, और इसी वजह से हमारा बिजनेस मॉडल डेवलप नहीं हो पा रहा। जो एडवर्टाइजर्स हैं वो भी इस आपके सर्कुलेशन के दावों पर भरोसा नहीं करते, क्योंकि बिग न्यूज़पेपर कैटेगरी में शामिल होने के बाद उसका ऑडिट होना ज़रूरी हो जाएगा, तब स्याह-सफ़ेद सामने आना शुरू हो जाएगा। तो मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कई अखबारात ये भी काम करते हैं। दूसरी चीज़, जो अभी साउथ इंडियन न्यूज़पेपर्स की बात हो रही थी, उन्होंने कुछ कोशिशें की हैं, बेशक अपने रेवेन्यू मॉडल के लिए। मैंने पढ़ा था, कितना सही है कितना गलत और उस पर कितना अमल हुआ। यहाँ के एक उर्दू अखबार ने द हिंदू के साथ एक बिजनेस के लिए एमओयू साइन किया, जिसमें वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। यानी जो द हिंदू का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वो एडवर्टीजमेंट कलेक्ट करेगा, वो उसमें अपने टैरिफ प्लान में यहाँ के उर्दू अखबार को शामिल करेगा, और यहाँ का उर्दू अखबार अपने टैरिफ प्लान में द हिंदू को शामिल करेगा। इस तरह के एमओयू काफ़ी कारगर हो सकते हैं अगर सीरियसली, प्रोफेशनली उर्दू अखबार आप चलाना चाहते हैं। इन चीज़ों के अलावा मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है हमारी साफ नीयत और अपने मेयार को बरकरार रखने की, क्योंकि आप अगर देखें जो हमारी उर्दू सहाफ़त की तारीख़ है, उसमें उन अखबारों का तज़किरा हम करते हैं जो सिर्फ 80 कॉपी सर्कुलेट हुआ करते थे।
तो आज के दौर में ये मसला नहीं है कि हम जो है 75,000 क्लेम कर रहे हैं। हम सही अगर 2,000 क्लेम करके और अपने जो क्लाइंट हैं उनको 2,000 के उस पर अपना रेवेन्यू मॉडल डेवलप करते हैं तो वो शायद ज़्यादा लंबे सफ़र तक में हमारे काम आए। शुक्रिया। ये एक और नई बात, मतलब ये कि हम बात कर रहे हैं उर्दू अखबारात की, जाहिर सी बात है कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, हम बात करते हैं कि उसकी जो फाइनेंशियल उर्दू न्यूज़पेपर्स और कहना चाहिए टीवी चैनल्स हैं उनके जो माशी मामलात हैं उस पर बात करते हैं। उसमें एक बात नई ये आ गई कि हमारा मेयार चूंकि पस्त है इसलिए जो है लोग खरीद नहीं रहे हैं। अब कल से मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से अगर देखूं तो मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि एक साहब कहते हैं यहाँ पे स्टेज से कि उर्दू के अखबारात का मामला ये है कि जिनके पास जो अखबार पढ़ना चाहते हैं उनके पास अखबार कहना चाहिए खरीदने के पैसे नहीं है, और जिनके पास पैसे हैं वो खरीदना नहीं चाहते हैं। अखबार के मालिकान ये कहते हैं कि हम बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं छाप सकते कि अगर ज़्यादा छाप देंगे तो नुकसान होगा। ये अच्छा, एक तरफ ये बात होती है कि इश्तिहारात नहीं मिल रहे हैं सरकार के, पता चल रहा है कुछ रियासतों में इश्तिहारात अच्छे से मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि मसाइल हैं और अलग अलग रियासतों में वेरिड हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहरहाल ये जो पैनल है ये कैसे डिसाइड कर पाएगा कि इसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए। बहरहाल मैं चाहूँगा कश्मीर चूँकि एक ऐसी रियासत रही है जो रही है, मैं कह रहा हूँ पॉलिटिकली करेक्ट हूँ। राजा मोइनुद्दीन साहब यहाँ तशरीफ रखते हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वहाँ के उर्दू अखबारात की क्या सूरत हाल है, और ये जो गुफ्तगू आपने अब तक सुनी इसमें आपको कोई सोल्यूशन कहीं पे लग रहा है कि कुछ किया जाए जिससे ये सूरत हाल जो है उर्दू अखबारात के हवाले से उसमें कोई सुधार आए? मोअज़्ज़ज़ सामाईन आदाब व तस्लीमात, क्योंकि मैं उस टेरिटरी से आया हूँ जम्मू और कश्मीर से जहाँ पर शुक्र अल्लाह का अभी तक जो है उर्दू महफूज है, और अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में इस वक्त कम पेश 300 न्यूज़पेपर जो है उर्दू में छपते हैं। 300 से ज़ायद ही होंगे, रोज़नामा और हफ्ता रोज़ छपते हैं, अभी भी हैं। सबसे बड़ी बात हम नामराद हो गए हैं कि हमारा उर्दू न्यूज़पेपर जो है उसकी सुर्ख नामराद, मतलब हम डर रहे हैं हमारा उर्दू पेपर जो है वो पीछे हो रहा है, उर्दू सहाफ़त ख़त्म हो रही है। नहीं, वो ऐसी कोई बात है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हम जब शाम को न्यूज़पेपर कंपाइल करते हैं, जब तैयार करते हैं, तो हमारी सबकत रहती है कि मैं सबसे पहले उसको सोशल मीडिया में चढ़ाऊँ। मैं कोशिश करता हूँ सबसे पहले मैं उसको सोशल मीडिया में चढ़ाऊँ। जैसे जो लोग प्रिंट कापी खरीदते थे सुबह, और रात को ये सुबह नमाज पढ़ के सारा कुछ उस पर जो है भांप लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उनकी नीड नहीं रहती है बेसिकली ये न्यूज़ ये प्रिंट एडिशन खरीदने की, कि वहीं पे जो है। दूसरी बात यह है कि जो जहाँ तक मतलब अभी क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है जिस पर हमारी जो एडवर्टाइजमेंट या इश्तिहार जो है उस पर मुनहसर हो, प्राइवेट सेक्टर कोई नहीं है। अब हमारे पास जो थे जम्मू कश्मीर में एक अच्छा चीज़ हमारे पास होता था कि जो किसी की प्राइवेट असनाद निकालनी होती है, RTO ऑफिस से जो नोट से निकलती थी, मतलब मुख्तलिफ ऐसे छोटे छोटे इश्तिहार जो वो छोटे छोटे अखबारों और बड़े अखबारों को लेकर जो है थोड़ा दिन का खर्चा बराबर करता था। लेकिन उसमें अब ये जवाल आ गया कि उन्होंने ऑनलाइन कर दिया है, वो ख़त्म ही कर दिया है। अब हमारा जो रहा है टोटल गवर्नमेंट पे डिपेंड, वो ऑक्सीजन है। गवर्नमेंट इस वक्त जो है वो ऑक्सीजन चल रहा है, फाइनल स्टेज ये चल रहा है इश्तिहारात का। लेकिन JNK में इस वक्त भी जो है गवर्नमेंट अच्छी तरह से इश्तिहारात जो है सर्कुलेट करते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं किसकी कैसी सर्कुलेशन हो, सर्कुलेशन के हिसाब से वो कैटेगराइज करते हैं। तो उसमें कोई मतलब नाराज़ नहीं होता है कि छोटा जैसे अखबार चला था उसको अपने ऐड मिलते हैं, बड़े वाले को अपने ऐड मिलते हैं। अब जो इसका जो हम कह रहे हैं सोल्यूशन क्या है, हमारे पास इसका सोल्यूशन है ज़्यादा से ज़्यादा अखबार फैलाने का। तो उसकी कोई अखबार जो अपना न्यूज़पेपर जो है वो सर्कुलेट करने का, हम इस वक्त सर्कुलेट करते हैं वो ये इससे मतलब सोशल मीडिया से। हमें प्रिंट पे ध्यान देना चाहिए। प्रिंट जो है हमारा इस वक्त मुझे ये याद है जब कश्मीर में फ्लड आया था 2014 में, मुझे याद है 1 लाख 1.5 लाख हम दिन में जो है हम उस वक्त हमारा ही पेपर तामील इरशादी कम से कम 20 दिन रहा मार्केट में, क्योंकि हमारा प्रेस था वो थोड़ा ऊंचाई पे था, उसमें फ्लड का कोई टच नहीं हुआ।
हमने 1.5 लाख जो है अखबार मार्केट में लाए और दो तीन मतलब दिन में हमारा कोई कंपटीशन नहीं था, हम 12 बजे तक मार्केट में अखबार देते रहे। तो हमारी यही जो है सबसे बड़ी इस वक्त इस अंजुमन में जो हम मोदबाना गुजारिश करना चाहते हैं कि हम इन इश्तिहारात को, हम इस उर्दू सहाफ़त को, हम इस सब को ज़िंदा कर सकते हैं, वापस ला सकते हैं अच्छी तरह, लेकिन हमारी एक ऑल इंडिया लेवल पर एक अच्छी अंजुमन होनी चाहिए जो इस मामले को लेकर सरकार के साथ बात करे, क्योंकि हमारी कोई ऐसी अंजुमन है ही नहीं। मैं जाता, मैं वज़ीर आज़म से बात कर लेता, सर लास्ट ईयर हमारे पास न्यूज़ प्रिंट आता था 40 रुपये में, इस बार कैसे एक साल में 90 रुपये हो गया। लास्ट टाइम हम प्लेट लाते थे 100 रुपये में, इस वक्त 150 रुपये में कैसे हो गया। लास्ट टाइम हम लेते थे इंक का पर केजी 100 रुपये में, अब 200 कैसे हो गया। एक साल में इतनी बड़ी चीज कैसे होगी। तो इस बात को लेकर एक अच्छी सी अगर अंजुमन हो जाए हमारे ऑल इंडिया लेवल पे, तो हम इसको वापस खींच सकते हैं, हम अपनी डगर पे वापस आ सकते हैं। उससे जो है ऑल इंडिया लेवल पर मदद भी हो जाएगी और हर एक को अपना अपना शेयर मिलेगा और रेट्स भी जो है वो भी स्टेबल रहेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। साहब देखिए, अब यहाँ पे बात हो रही है कि अखबारात जो है उनका सर्कुलेशन बढ़ाया जाए। हमारे सामने सरफराज आरजू साहब बैठे हुए हैं, महाराष्ट्र का सबसे पुराना अखबार निकालते हैं, और मैं रोज़ाना फजर के वक्त गालिबन सरफराज भाई का अखबार जो है वो अपने मोबाइल पे पढ़ लेता हूँ। अजीब सी जी, पढ़ लेते जाहिर सी बात है कि जब वो अखबार मेरे पास मेरे फोन में आ चुका है, वो अखबार मैं कैसे खरीदूं। बहरहाल दिल्ली से गजाली साहब तशरीफ लाते हैं। गजाली भाई जो है ये चूंकि एक एजेंसी भी चलाते रहे हैं, न्यूज़ एजेंसी चलाते रहे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि दिल्ली जो है वो कहना चाहिए मुल्क को कंट्रोल करती है। सहाफ़त, उर्दू सहाफ़त का भी एक बहुत ही अहम मरकज़ है, बल्कि सबसे अहम मरकज़ दिल्ली समझा जाता है। वहाँ की जो सूरत हाल है, ये मुल्क के दूसरी जगहों की जो सूरत हाल है उससे कितनी मुख्तलिफ है। और दिल्ली में जैसे अभी बात हुई कि एक ऐसी एसोसिएशन होनी चाहिए जहाँ मिल करके जो सरकारी, ख़ास तौर से सरकारी इश्तिहारात के हवाले से बात की जाए, उसमें कहना चाहिए क्या पेशरफ्त होनी चाहिए, कैसे काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया इम्तियाज़ भाई, आपने सारे स्टेट के लोगों की अपनी अपनी फीलिंग, उनके अपने मसले सामने रखे। मेरे सामने कई ऐसे लोग हैं जो सहाफ़त पढ़ाते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का बड़ा हिस्सा सहाफ़त में लगाया, पढ़ाने में। कई ऐसे दोस्त और बुज़ुर्ग मेरे सामने हैं जिन्होंने अखबार निकाला और अखबार निकालते हैं और अखबार सर्कुलेट करते हैं। और अभी अभी हमने कई तजुर्बे सुने अलग अलग स्टेट के। मैं एक एजेंसी का एडिटर हूँ, न्यूज़ एजेंसी है उर्दू की, व्यूज़ एंड न्यूज़, और यूनिसेफ का मीडिया कोऑर्डिनेटर हूँ। इस हवाले से पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग स्टेट में जाने का मौका मिलता है, सहाफ़ियों से डील करने का मौका मिलता है, उनके मसाइल को जानने का मौका मिलता है और उनके हल की बात भी करनी पड़ती है। तो मैं यहाँ जो बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ, बहुत ही मुख्तसरन बात करूँगा। वो ये है कि 3 तरह की प्रॉब्लम मुझे लगती है कि है। पहली परेशानी यह है कि भारत में उर्दू का एक भी अखबार ऐसा नहीं है, सियासत को छोड़कर, जिसे आप मुकम्मल अखबार कह सकें। एक सेकंड मैं पूरी करूँगा बात। तो आप इसमें सवाल करने का हक है कि क्यों आप ये बात कह रहे हैं। देखिए, एक अखबार में आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, यहाँ स्टूडेंट भी बैठे हैं, उसके जो कंटेंट हैं आप उन कंटेंट को देखते जाइए। एक अंग्रेज़ी के अखबार को रखिए, उसके अंदर आपको मैट्रिमोनियल से लेकर के, जॉब से लेकर के तमाम वो चीज़ें मिलती हैं जो आपकी आज की ज़रूरत है। उर्दू का एक अखबार बताइए जो सारे कॉलम को पूरे करता हो। एक मिनट इम्तियाज़ भाई, मैं बात पूरी कर दूं। तो एक देखिए, एक सवाल ये है कि उर्दू के लोग इस बात पर क्यों नहीं गौर करते कि मैं अपने घर में एक अखबार मंगाऊं
और वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दें। शाफे भाई, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए कि मैं अपने घर में एक अखबार मंगाऊँ और वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर दें। तो इसके पीछे जो लॉजिक है, जो परेशानी है, वो ये है कि मेरे पास, मेरे उर्दू के अखबार के मालिकों के पास ये कहते हैं कि साधन नहीं है, उनके पास में वसाइल नहीं है, जिसकी वजह से वो तमाम जो लोग हैं, नामानिगार हैं, वो नहीं रख पाते और वो नहीं करते। उसका हल मैंने जब सियासत के लोगों से पूछा कि कैसे किया, तो उन्होंने ये बताया कि जन्मदिन की मुबारकबाद, यौम विलादत की, शादी की तकरीब, मंगनी का फंक्शन, ये जितने खबरें आती हैं प्रेस रिलीज की शक्ल में, ये सब हम पेड न्यूज़ के तौर पे छापते हैं। तो अगर आप, इनोवेशन का ज़माना है आज, और इनोवेशन में बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं। एक ज़माना था जब कौमी आवाज़ दिल्ली से निकलता था और कई जगह से निकलता था। मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या उर्दू पढ़ने वाले लोग जो हैं उनमें कोई नामर्दी की शिकायत है? तो मैंने पूछा वो कैसे? बोले जब मैं कोई उर्दू का अखबार पकड़ता हूँ तो उसमें कुछ इश्तिहार इस तरह के होते हैं। तो सवाल ये है कि आपका मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है वो क्या काम कर रहा है? MDH मसाला आप यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली कम्युनिटी उर्दू पढ़ने वालों की है, लेकिन उससे इश्तिहार आपको नहीं मिलता। ऐसे ही मैं आपको और बहुत सारे एवेन्यूज़ बता सकता हूँ जिनके इश्तिहार आपको मिल सकते हैं, लेकिन आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते, आपके पास मार्केटिंग का डिपार्टमेंट नहीं है। सवाल अभी हमारे कामरान साहब के वालिद साहब ने एक उठाया कि जो मुलाजिम हैं उनको तनख्वाह नहीं मिलती, उनकी तनख्वाहें कम है, मालिक ज़्यादा कमाते हैं। तो मालिक पैसे लगाते हैं तो मालिक कमाते हैं, उसमें तो कोई इशू नहीं है। सवाल ये है कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड करता है। उर्दू के कितने सहाफ़ी ऐसे हैं जो खुद खबर नहीं लिख सकते, आगे की चीज़ छोड़ दीजिए, वो हिंदी में खबर लिखते हैं और फिर उनका टाइपिस्ट उसे उर्दू में करता है। तो आप ये बताइए कि वो उर्दू का अखबार सरवाइव कैसे करेगा? तो ये बहुत सारे मसाइल हैं, इस पे गहन अध्ययन करने की ज़रूरत है, इस पे एक पेपर तैयार करने की ज़रूरत है। मेरा ख्याल है कि इस मुख्तसर नशिस्त में इसके सारे एस्पेक्ट पे बात करना मुश्किल है। बहुत शुक्रिया। ये बात बिल्कुल सही है कि एक मुख्तसर वक्त में अगर सारे एस्पेक्ट्स पे बात नहीं हो पाएगी तो कन्फ्यूजन बैरल एक तरीके का क्रिएट ज़रूर हो पाएगा। मतलब अगर किसी हल पे अगर हम नहीं पहुंच पाएंगे तो ये तो ज़रूर होगा कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। बहरसूरत मैं कहना चाहिए अब तक जिन लोगों से बात कर रहा था बेशतर अखबारात से जुड़े हुए लोग थे। अब हमारे दरमियान जमा हबीब साहब हैं, राइटर हैं, क्रिएटिव राइटर हैं, मुंबई से तशरीफ़ लाते हैं। जमा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अखबारात की बात हुई कि अब जाहिर सी बात है हम सियासत या इनकलाब किसी एक अखबार के हवाले से, दो अखबार के हवाले से बात न करते हुए ओवरऑल कहना चाहिए उर्दू सहाफ़त के ऊपर बात करें। इन अखबारात की जो सूरत हाल है कि अब अखबारात जो है मालिकान ज़्यादा छापना नहीं चाहते, लोग ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते। क्या हमारे पास एक ऑप्शन जैसे अभी कहना चाहिए रोज़नामा इनकलाब ने, और मेरे ख्याल से सियासत पे भी अपना चैनल पीछे चले गए वो साहब, मुनसिफ ने अपना एक चैनल शुरू किया है, यूट्यूब चैनल के ज़रिए ये एक नए एवेन्यूज़ जो है उसको तलाश करना चाह रहे हैं कि अपने मीडिया को किस तरीके से अब एक नई कहना चाहिए, अगर नौजवान या देखने वाले अगर इसको देख रहे हैं तो हमें अपने अखबार को उस तरफ भी डिजिटल तो कर ही दिया है, साथ में उसका एक वीडियो फॉर्मेट भी बनाना चाहिए। इस तरीके से भी कोई चीज़ होनी चाहिए ताकि यूथ से जुड़ेगा, आम लोगों से जुड़ेंगे तो बहुत मुमकिन है कि कमर्शियल जो है फ़ायदे ज़्यादा होंगे। जी जमा हबीब साहब। शुक्रिया इम्तियाज साहब। सबसे पहले मैं ये कह दूं कि न मैं इस महफिल के लायक हूं न इस सोहबत के काबिल। मेरा जर्नलिज्म से, सहाफ़त से कोई लेना देना नहीं है। मैं टीवी सीरियल्स लिखता हूं, प्रोड्यूस करता हूं, मेरा सिनेमा से रिश्ता है। हाँ, एक कारी ज़रूर रहा हूं, ऑडियंस ज़रूर रहा हूं, टीवी का रहा हूं, इसलिए यूज़ कर रहा हूं
कि 2006 के बाद मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है। रवीना टंडन का कुत्ता खो गया था और टाइम्स ऑफ इंडिया के फ्रंट पेज में वो न्यूज़ था, उसके बाद से मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया लेना बंद कर दिया। 2017 या 18 के बाद मैंने टीवी देखना बंद कर दिया क्योंकि मैं अर्नब गोस्वामी को देखना नहीं चाहता था। ये मुझे टॉपिक थोड़ा गलत लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और मैं सिर्फ 1-1.5 मिनट में लूंगा। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी उर्दू अखबारात में बिल्कुल नहीं है। 1970 के बाद से जर्नलिज्म में काफ़ी बदलाव आया है, नैरेटिव में काफ़ी बदलाव आया है। इंस्टेबिलिटी नहीं है। मुझे कोई एक मिसाल दे दीजिए कि कोई अखबार का मालिक खून थूकता मरा हो सड़क पे, कभी नहीं। रिपोर्टर मरे। बात यह होनी चाहिए कि क्या रिपोर्टर्स का इस्तेहसाल हो रहा है। बिल्कुल, तो ये टॉपिक है, बिकॉज मुझे कभी नहीं लगता कि अखबारात वाले या मतलब टीवी जो उर्दू चैनल्स चला रहे हैं उनको कोई नुकसान हो रहा है। बिल्कुल नहीं नुकसान हो रहा है। इश्तिहार से पैसे आते हैं, ये हम सबको मालूम है। सबसे ज़्यादा पैसा आता है, आपको पता है कहाँ से? खबर न चलाने से। और पिछले 15 साल में जो बिजनेस है वो खबर न चलाने, खबर न छापने का बिजनेस है, नैरेटिव बदलने का बिजनेस है कि ये खबर अब है, अब इसको किस तरह से चलाना है, किस तरह से छापना है, उसकी कमाई है जो आप तक पहुंचती भी नहीं है, पहुंचनी चाहिए भी नहीं, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हैं, जो सहाफ़ी हैं वो तो मेहनत कर रहे हैं। और रही बात, अब एक ख़ास मैं बस इसमें ये मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ और बिल्कुल एक रीडर की हैसियत से बात कर रहा हूँ और एक सामीन की हैसियत से। एक अहम चीज़ जो हो गई है, बदलाव जो आ गया है उर्दू अखबार में, मैंने इसलिए 70 का एग्जाम्पल दिया कि 70 के बाद मेरे पास काफ़ी ऐसे अखबारात हैं जो 70 से पहले के हैं। मेरे अब्बा और दादा के पास अखबार ही नहीं, शमा मैगज़ीन, और ये मुझे सिनेमा समझ में आया है शमा मैगज़ीन से। तो मेरे पास कम से कम 10 पता नहीं 5000 या कितनी वो मैगज़ीन हैं, और ये मेरा इंट्रोडक्शन टू लिटरेचर और सिनेमा हुआ है शमा मैगज़ीन से। और कई अखबारात, मैं कलकत्ता में पला बढ़ा हूँ, आज़ाद हिंद और आबशार, इक़रा और अखबार मशरिक़ और ये सब तो मेरे सामने आए हैं मेरे इसमें। देखिए हुआ क्या है 70 के बाद कि हिंदी अखबार हिंदू अखबार हो गया और उर्दू अखबार मुसलमान अखबार हो गया। वहाँ से ये सारा खेल शुरू हुआ है और वहाँ से ये सारा बदलाव आया। मैंने खुद पढ़ना, इसलिए मुझे याद है मैं पहले जब एडिटोरियल्स पढ़ता था तो मुझे पॉलिटिक्स समझ में आता था, मुझे ग्लोबल पॉलिटिक्स समझ में आता था कि ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है दुनिया में। चाहे वो आज़ाद हिंद का हो, चाहे वो स्टेट्समैन का हो, चाहे टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स का, वो एडिटोरियल हमारे लिए लर्निंग था। ब्लिट्ज अखबार आता था, हसन कमाल साहब अभी शायद कहीं चले गए। उस ज़माने में अनवर अजीम साहब एडिट किया करते थे उर्दू का, और ख्वाजा अहमद दब्बास साहब आखिरी सफ़ा लिखा करते थे। वो सब पढ़ के जो हमने सीखा है वो जर्नलिज्म पूरी बदल चुकी है। और मैं सच में बताता हूँ कि कहीं कोई फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी नहीं है। रिपोर्टर्स को है, जर्नलिस्ट को नहीं मिल रहा है। वो पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए वहाँ पे प्रॉब्लम है। और बाकी उर्दू अखबार में, उर्दू जर्नलिज्म में हमें बहुत बदलाव लाने की ज़रूरत है, ताकि हम नए, आपने अभी कहा इम्तियाज़ साहब कि हम नए लोगों को, नए नौजवानों को किस तरह से हम क्या करें। वो बहुत अच्छी बात अभी कही कि पैकेजिंग हमारी पूरी होनी चाहिए कि हमारे पास, हम उस अखबार में हम वो चीज़ें क्यों नहीं डालते हैं जो टाइम्स ऑफ इंडिया में मिल रहा है, जो हिंदुस्तान टाइम्स में मिल रहा है। मेरे लिए, मैं अपनी ज़बान में पढ़ना चाहूँगा लेकिन मेरे पास वो मटेरियल नहीं मिल रहा है, उस कंटेंट के लिए मैं किसी दूसरी जगह जा रहा हूँ। थैंक यू। ये देखिए,
बज रहे हैं 3:50 और जो अगला सेशन है वो 3:15 बजे शुरू होना था। क्योंकि हमारा अपना सेशन बहुत ताख़ीर से शुरू हुआ था, मुझे लग रहा है कि बात ख़त्म करने से पहले हिशाम साहब कह रहे हैं कि गुफ्तगू मुझसे शुरू हुई थी तो मैं ही ख़त्म करूं। मैं चाहता हूं कि अगर उसकी बजाय ये हो कि यहाँ इन बच्चों से बात करने के लिए हम आए, जो पीछे बच्चे बैठे हैं, ये हमारी बात सुनते रहें, अगर वो कुछ 2-4 सवालात कर लें। और यहाँ शाफिक किदवाई साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। मैं चाहूँगा कि देखिए बहुत बात फैल गई है सर, मतलब आप सीनियर आदमी हैं, आप मैं देख रहा हूँ शुरू से हैं, बात बहुत, मैं एक मॉडरेटर की हैसियत से ये तय नहीं कर पा रहा था कि मैं इसे समेटूं कैसे, क्योंकि बात हो रही है कि अखबारात की जो कहना चाहिए ये फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है उसके क्या कॉजेज़ हैं और उसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। लेकिन यहाँ जो बातें आई, यहाँ पे जो आरा आई है वो कदरें मुख्तलिफ हैं, इसको एक जगह समेटना बहुत मुश्किल हो रहा था और सिलेक्टिव अखबारात के नाम से हम उसको करें ये मुझे नहीं लग रहा था। मुझे लगता है कि इसे आपको ख़त्म करना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा ये बच्चे जो पीछे बैठे हैं, मैं बात हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि आप जो है सवाल कीजिए। यहाँ पे आपने उर्दू अखबार के हवाले से उर्दू यूनिवर्सिटी में आप उर्दू जर्नलिज्म कर रहे हैं, आपने सारी बातें सुनी, यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सबकी बात सुनी, आपको किससे क्या सवाल करना है। मुझे लगता है कि 2-3 सवालात तो होने चाहिए आपकी जानिब से। जी बेटा, कोई सवाल नहीं है? पहले 2 सवाल मुश्किल होते हैं, हाँ जी, पहले 2 सवाल आने मुश्किल होते हैं, फिर सवाल आते हैं। जी जी। और बहर सूरत यह है कि मेरे लिए कहना चाहिए, मुझे ऐसा लगा कि मैं समझता था कि शायद जो मुंबई और उसके अतराफ़ की कहना चाहिए औरंगाबाद में बहुत सारे अखबारात हैं, मालेगांव में, वहाँ की जो सूरत हाल है, जी मैं ख़त्म करने से पहले आपको मौका ज़रूर दूंगा, वहाँ पे जो सूरत हाल है शायद सब जगह वैसे ही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मामलात मुख्तलिफ़ रियासतों में अलग तरीके से। आप सवाल करना चाह रहे हैं? जी यहाँ कह दीजिए ना, हॉल बहुत बड़ा है, अरे बहुत छोटा है, कहिए। मैं इतनी देर से आप लोग का मोबाइल सुन रहा था, जिससे देर से बात हो रही। सबसे अच्छी बात मुझे लगी जो फिरोज नकवी साहब ने कही कि उर्दू अखबारात का जो रेवेन्यू मैनेजमेंट है, नेटवर्क है, वो सिस्टमेटाइज है। मैं फील्ड में भी काम करता हूँ। हम जब उस एंड पे जाते हैं, आपने अभी इस्तेसाल की बात की, रिपोर्टर के इस्तेसाल की बात की, हेलो, तो रिपोर्टर की इस्तेसाल की बात भी सामने आई। ये बात सही है कि फील्ड में तो रिपोर्टर ही जाता है, उसे फेस करना पड़ता है कि कितनी सर्कुलेशन है। अब अगर रिपोर्टर अपनी ईमानदारी से सर्कुलेशन बताए तो क्लाइंट हाथ से जाता है। आपका पहलू ये है कि हम सर्कुलेशन बढ़ाते हैं तो हमारे अखराजात बढ़ते हैं। तो दिस इज द रेवेन्यू मीडिया मैनेजमेंट, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आपकी बात आई, न्यूज अपडेटिंग हमारी होना चाहिए और हम आवाम से आंखों में आंखें डालकर ईमानदारी से बात करने के काबिल अपनी खबरों को प्लेस करें। क्या उर्दू अखबारात में ऐसा नहीं हो रहा है? वही बता रहा हूं, जैसे अभी आपने कहा, मैं कलकत्ता में पढ़ा हूं, आजाद हिंद का नाम लिया, आजाद हिंद के एडिटोरियल की बात कर रहे थे। MJ अकबर साहब का खुद का कहना है कि आजाद हिंद के एडिटोरियल से मैं साफी बना। सही बात है। इसी तरीके से तो वो पैनापन, एहसान साहब बैठे हैं, गुफ्तगू करते हैं, हफ्ते रोज अखबार है, ऐसे हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। अवामी मसाइल उठाना, अवाम जो है उससे हमारी दूरी बढ़ रही है। पहले मिशन था उर्दू सहावत, लश्करी जबान कही जाती थी, लेकिन अब हम कमर्शलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन तवाजुन भी कायम करने की जरूरत है। और सबसे अहम बात वही है, मैं चाहता हूं कि हाँ बात को खत्म करें करना चाहिए। जी ठीक है, वक्त कम है, ज्यादा बात ठीक है। मैं देखिए, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, वॉल स्ट्रीट जर्नल या अमेरिका के जो बड़े अखबारात हैं
वो ये बात करते हैं। मैं 2012 में था वहाँ डेमोक्रेसी एंड जर्नलिज्म के एक सेमिनार में, वहाँ पे मेरे ख्याल से एक बड़े अखबार के दफ्तर में ये बात हो रही थी कि अखबारात की जो साइज़ है, अखबारात की जो साइज़ है, आपने देखा कि धीरे धीरे वो 9 कॉलम से 7 कॉलम हो गई, और ये झूठ कहा गया कि आंखें थक जाती हैं यहाँ से वहाँ पढ़ते पढ़ते। बाद में फिर उसके बाद ये हुआ कि भाई वो जो झूठ कहा गया था, वरना आदमी गटर स्पेस में उसको जो इतना बड़ा स्पेस मिल रहा है उससे ज़्यादा आगे कहाँ पढ़ता है। लेकिन चूंकि ये इंडस्ट्री सफ़र कर रही थी, न्यूज़ प्रिंट के बाद छापना और उसको बाद बांटना, वो सफर कर रहा था, इसीलिए वो झूठ कहा गया। और आज वो जो जहां पे अखबारात के हवाले से सबसे बड़ी दावेदारियां थी, उनको मुफ्त में अपना अखबार रख के हटना पड़ता है। ग्रोसरी शॉप पे मुफ्त में अखबार रख दिया और उसके बाद। तो बहरहाल मैं ये चाह रहा हूं कि अखबारात के भी मसाइल हैं, मालिकान के भी मसाइल हैं, उर्दू सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं वो शायद इसका हिस्सा नहीं थे। उसके लिए हमें बात करना है। उर्दू सहाफ़ियों के बेपनाह मसाइल हैं, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे थे कि उर्दू अखबारात की जो इंस्टेबिलिटी है फाइनेंशियल, उसको किस तरीके से दूर किया जाए, उसके क्या कॉजेज़ हैं। मैं शाफी खिदवाई साहब से दरख्वास्त करूँगा कि नहीं, मैं आपसे इसलिए चाह रहा हूँ कि आप सीनियर आदमी हैं और कहना चाहिए मुल्क भर में नज़र है आपकी। मैं ये चाहता हूँ कि इसको कंक्लूड कीजिए। अगर ये बात फैल गई है तो उसको मरकूज कीजिए एक जगह पर। जी ठीक है, हिशाम साहब मैं आपसे चाहूंगा बस एक सेकंड मैं आपका लेना चाहूंगा। मैं समझता हूँ ये जो हमारे तारिक भाई बाराबंकी और लखनऊ से तशरीफ लाते हैं, ये जो कहना चाह रहे थे कि आजकल देखिए जो उर्दू सहाफत में ऐसे सहाफियों की जरूरत है, कॉन्फिडेंट, बोल्ड और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस, जैसे इम्तियाज साहब हैं, जैसे हमारे हिसाम भाई हैं। तो इस तरह से बोल्डनेस होनी चाहिए। तो मालिकान से भी जो ये रेवेन्यू का सही डिवीजन नहीं होता है और उनको तनख्वाहों की समस्याएं होती, इनसे भी वो दो चार जो होते हैं उस समस्या का भी हल कर सकते हैं। I think Urdu newspapers won't be able to afford us. Looking at the size of the newspapers. Sir, Hisham साहब। देखिए, बातचीत शुरू हुई थी कि उर्दू अखबार फाइनेंशियली सफिशिएंट हैं या नहीं है, या उनकी प्रॉब्लम है। वो तकसीम हो गया मामला, इशू मालिकान और रिपोर्टर्स और एम्प्लॉइज़ के उस पर, और कई लोगों को ये शक है कि शायद मालिकान बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन देते नहीं हैं। ये हकीकत नहीं है। मेरा वीकली अखबार है, बहुत ज़्यादा वो नहीं है जी। हाँ होगा, बिहार हो सकता है एक्सेप्शन हो। मैं कह रहा हूँ, मैं चैलेंज से कह रहा हूँ, जिसका दिल चाहे पता कर ले। मैं अपने बाप की 3 ज़मीनें बेच चुका हूँ 8 साल में। आप कहाँ हैं? प्रैक्टिकल बात बहुत अलग है। और सिर्फ इसलिए जिद में कि अखबार नहीं बंद करना है। लोग समझते हैं कि साहब अखबार का मालिक तो बिल्कुल वो हो जाता है। हम मालिक नहीं हैं, हम तो नौकरी तरह शहरा बैठी, पूछ लीजिए इनसे। मैं आज भी रात में 3 बजे तक काम करता हूँ। तो ये सोचना, ये एक प्रेजुडिस माइंड होना, और दूसरी एक अजीब वो जहन है कि अखबारों, उर्दू के अखबार कारी के सारी ज़रूरतें पूरी नहीं करते। मुझे हिंदी का एक बताइए जो पूरी करता हो, अंग्रेज़ी का एक बताइए जो करता हो। सब नहीं करते। आपके हैदराबाद में हम खड़े हैं, हैदराबाद में मुंसिफ अखबार निकलता है, उसमें क्या नहीं छपता है साहब? उसमें एक सप्लीमेंट छपता है। मुंसिफ अखबार शायद उर्दू का वाहिद अखबार है जिसमें डेली एक सप्लीमेंट होता है, और वो सप्लीमेंट कभी साइंस पे होता है, कभी एम्प्लॉयमेंट पे होता है, कभी रिसर्च पे होता है नहीं होता? बताइए मतलब। बंद किया शायद, अब जनाब बंद किया है वो उसका सप्लीमेंट। मुंसिफ जो था बड़ा अखबार था यहाँ का, 20 पेज निकलता था, अब 8 पे आ गया है। वो होगा, 8 होगा, लेकिन जहाँ तक ज़रूरतें पूरी कर, नहीं क्यों होगा? इसलिए कि नुकसान हुआ तब ना उन्होंने कम किया, अदरवाइज कम थोड़े करते। तो ज़रूरतें पूरी करने का काम करते हैं। इश्तिहार के लिए कहा जा रहा है कि राब्ता नहीं करते। मैं दिल्ली से लेकर के, और भाई आपके कश्मीर में खान न्यूज़ एजेंसी हमारा अखबार बेचती लाल चौक पर 15 साल से एक पैसा नहीं भेजा उसने। सही बात, नहीं भेजा। और मैं इसलिए कंटिन्यू कर रहा हूं कि मैं टेररिज्म के खिलाफ लिखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि वहां लोग समझें कि हम क्या लिखते हैं, इसलिए अखबार नहीं बंद कर रहा हूं।
मैं उन लोगों में, रुक जाइए जरा एक मिनट, मैं इस तजुर्बे से कह रहा हूँ, इसलिए सुनिए। जदीद मरकज, मैं कश्मीर से दिल्ली और कन्याकुमारी तक कहिए तो नाम गिनवा दूं, बड़े मुसलमान, सो काल बड़े, जिनके पास पैसा आ गया है। मैं हमारे उत्तर प्रदेश में 2 अखबार हैं हिंदी के, मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं, दैनिक जागरण, अमर उजाला, जो सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं, जो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ काम करते हैं, और हमदर्द के इश्तिहार उन्हीं 2 में छपते हैं। मैं हमदर्द में कम से कम 5 बार जा चुका हूँ, और ये बैठे हैं कश्मीर के हैं। मैं गुलाम नबी आज़ाद से फ़ोन करवा के एक बार गया उनके मालिक को। हम कहा भाई उर्दू अखबार को क्यों नहीं देते आप उन अखबारों को दे रहे हैं इश्तिहार जो आपके खिलाफ हैं, या आपकी कौम के खिलाफ हैं, या आपके प्रोडक्ट के खिलाफ हैं। और ये 2 अखबार जो मैं नाम ले रहा हूँ, उसमें हमदर्द के अखबार रेगुलर छपते हैं, एक सफ़े के छपते हैं, और उनमें ये भी छपता है आखिर अक्सर खबरें कि रूह अफ़ज़ा हिंदू ना पिएं, ये बाकायदा खबर छपती है। आप कह रहे हैं वो नहीं है तो होता है, ये कहते क्या कहते हैं, इश्तिहार मिलें, इसका राब्ता, खूब राब्ता, रुके रहिए। अब बात चूँकि बात चली है तो उसको क्लियरफाई करना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट था। आप सनीमा से हैं, उर्दू अखबारों को बहुत सपोर्ट था, बहुत बड़ा, कि सनीमा के इश्तिहार रोज़ छपते थे। शहर में किस सिनेमा हॉल में कौन सा पिक्चर लगी है, उसका अब वो भी ख़त्म हो गया सिलसिला, इसलिए कि वो मल्टीप्लेक्स और उसका सिलसिला शुरू हो गया, तो वो नहीं हो सकता है। सर्कुलेशन की जहाँ तक बात है, ये कहा गया कि साहब लोग जानबूझ के अपना सर्कुलेशन कम दिखाते हैं। भाई अगर जानबूझ के कम दिखाते हैं तो सरकारी रेट भी तो कम हो जाता है, तो फिर फ़ायदा नुकसान में है कि फ़ायदे में है, दोनों बातें हैं। मेरा अखबार 32 साल का है, मेरा आज तक क्लेम सर्कुलेशन मैं आपको बता रहा था अभी 35,000 है कुल, मैं तो नहीं बढ़ाता। तो ये जो चीज़ें हैं, और जबकि बिकता ही, लोग बैठे हैं लखनऊ के आए हुए हैं, तिवारी जी आए हुए हैं, हमारा एडिटोरियल कोई जिसको नहीं मिलता वो डिमांड करता है व्हाट्सएप पे भेजिए, तो हमको क्या मिल रहा है। मैंने अर्ज़ किया आपसे कि ये बिल्कुल पर्सनल बात थी, मैं बोल गया जज्बात में कि अपने बाप की ज़मीन बेच चुका हूँ 8 साल में, 3 ज़मीनें, और अभी भी ठिकाना नहीं आगे क्या बिकेगा। अगर हमारे बच्चे नौकरी में ना होते तो घर में चलता। ये उर्दू अखबार के चलाने वालों की हालत है। आप लोग बहुत गलतफहमी में। आप सहाफ़ी मालिक हैं। बहर सूरत, बहरहाल बात को यहाँ ख़त्म करते हैं, दूसरे सेशन के लिए लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं जो कहना चाहिए समझ पाया हूँ कि उर्दू अखबारात के हवाले से मुख्तलिफ़ रियासतों के मुख्तलिफ़ मसाइल हैं। उनकी फ़िनैंशियल स्टेबिलिटी जो हमारा मौजू था उसके हवाले से ये है कि कुछ रियासतों में सरकारें भरपूर पैसे देती हैं, लेकिन शायद वहाँ पे मालिकान की वजह से सहाफ़ियों को पैसा नहीं मिल पाता। लेकिन इससे अखबारात किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस पर बहरहाल सवाल बरकरार है। हम लोग एक और नशिस्त जिसमें शायद इस पर कहना चाहिए दिन भर गुफ्तगू हो सके, ऐसी कोई बात होनी चाहिए, और इसमें ऐसे लोगों को भी शामिल करना चाहिए जो उर्दू अखबारात चला भी रहे हैं और उर्दू के सहाफ़ी भी हैं। ऐसे 2-4 और लोग जैसे अभी हैं, वैसे 2-4 मालिकान भी आने चाहिए, ताकि बात जो है अगर हो तो ईमानदारी से हो सके, दोनों तरफ से हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।